नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2 के बारे में सिलेबस में जिस प्रकार से पॉइंट वाइज दिया हुआ है उसी अनुसार हम अध्ययन करेंगे और कम से कम समय में सबसे बेस्ट देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको परीक्षा में 100% लाभ मिल सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में ए नंबर में झारखंड का इतिहास दिया हुआ है। इसमें 8 प्रश्न है। इसमें 8 गुना 2 यानी 16 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क नंबर में है मुंडा शासन व्यवस्था, ख नंबर में है नागवंशी शासन व्यवस्था, ग में पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, घ में है माझी परगना शासन व्यवस्था, अंग में है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, च में है ढोकेलो सोहर शासन व्यवस्था, छ में है जाति पंचायत शासन व्यवस्था जो 2 अंकों का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि झारखंड का आंदोलन, जिसमें ख नंबर में दिया हुआ है झारखंड के आदिवासी। मतलब कि आप जितने भी जनजाति शासन व्यवस्था देख रहे हैं तो जिस जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे उस जनजाति के बारे में पढ़ना है। ऐसे सिलेबस में पूरे सिलेबस का यदि अध्ययन करेंगे तो झारखंड की जनजातियाँ आपको पढ़ना है और उससे प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे। तो झारखंड के जनजातियों के बारे में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि जनजातियों के बारे में हम जब पढ़े तो हमारे दिमाग में क्या ऐसा फ्रेम आना चाहिए जिसके बारे में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको परीक्षा में वो याद रह सके। अन्यथा आप रटते रटते थक जाएंगे, वो याद नहीं रहेगा और फिर परीक्षा के समय में गलत प्रश्न का जवाब दे करके परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जब भी आप जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड की जनजातियाँ जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ रहा है, मतलब वो कहाँ से आया है, वो उसका कोई तो उद्गम स्थल होगा, कब आया है, इस बात को आपको जानना है। और वर्तमान में झारखंड के किन जिलों में वो बहुलता में पाया जाता है, यानी ज़्यादातर पाया जाता है। ऐसे हर जिलों में कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसका संकेंद्रण कुछ ना कुछ जिलों में होगा। जैसे संथाल जनजाति है तो संथाल परगना में ज़्यादा मिलेंगे। तो इन चीज़ों को देखना है, यानी कि निवास स्थान देखना है। अगला देखना है कि प्रजाति, जैसे कि जो झारखंड की जो जनजातियां हैं आप देखेंगे कि अधिकांश जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखता है। ऐसे पूरे विश्व में कई मानव प्रजातियां पाई जाती है। उसके अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग तरह का वर्गीकरण किया है, चाहे वो रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उसके भाषा के आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर। लेकिन जो भी हो, भारत में लगभग सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो उसमें से जनजातियों में देखेंगे कि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों में ज़्यादातर वो पाई जाती है। तो प्रजाति हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि वो भाषा, यानी कि वो भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखता है। उसी प्रकार उसका धर्म को हम देखते हैं। जैसे कि धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जो अधिकांश जो जनजाति है वो सरना धर्म को मानता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है ताकि सरना धर्म कट को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जा सके। अब केंद्र सरकार क्या करती है वो तो देखने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो धर्म के बारे में जानना है, फिर उसके बारे में उनके गोत्र को जानना है और उस गोत्र में उनके क्या क्या नाम है। उस गोत्र का किसी में 7 होता है, किसी में 8 होता है, 9, 12 इस तरह का होता है। उस गोत्र को जान लेना है। उसी प्रकार में जनजातियों में विवाह जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उस विवाह के क्या टर्म नाम होता है। तो उन विवाह के प्रकारों को जानेंगे और उसका हम कैरेक्टर जानेंगे क्या होता है। जैसे कि विधवा विवाह या विधुर विवाह, यानी विधवा होने के बाद या तलाक होने के बाद जो विवाह होता है उसको जनजातियों में, कई जनजातियों उसको सगाई कहते हैं। तो ये टर्म जानना। उसी प्रकार उसके पूजा स्थल जो कि आप प्रायः देखेंगे उसको सरना स्थल कहते हैं। उसी प्रकार इनके पर्व त्यौहार कब से कब मनाया जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जनजातियों का जो पर्व होता है वो फसल मैंने बीज बोने के पहले, फिर फसल जब रोया जाता है, जैसे कि धान रोपा जाता है तो उस समय होता है, फिर धान कटनी के समय होता है, जब नया धान प्रवेश करता है तो त्यौहार मनाया जाता है, फिर शिकार का पर्व होता है। तो कई इनके पर्व त्यौहार जो है जो पूरी तरह से प्रकृति और कृषि कर्म से जुड़ा हुआ है। तो इनके पर्व त्यौहार के बारे में और उनकी संस्कृति का एक जो छोटा सा भाग है उसको जानना है। उसी प्रकार इनका मनोरंजन स्थल जानना है, उनकी अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको जानना है। उसमें मृत्यु और अंत्येष्टि के बारे में जानना है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राय जनजातियों में दफनाने की प्रथा है, शव को दफनाने की प्रथा है।
जनजातियों को जानने के साथ ही जिस जनजाति के बारे में आप जान रहे हैं उसके शासन व्यवस्था का अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि झारखंड की जो जनजाति शासन व्यवस्था है, जो अभी हमने 8 पॉइंट में देखा है, तो इन जनजाति व्यवस्था के शासन व्यवस्था के बारे में कई चीज़ें हैं। एक तो प्राचीन काल से इनका किनसे किनसे संपर्क हुआ, तो लगातार इनका जो लोगों से संपर्क हुआ और उसके बावजूद भी जो इसमें एकात्मकता के लक्षण आए, यानी एक विशिष्टता इनमें बनी रही, तो उनके बीच में जो डेवलप हुआ है उस जनजाति प्रशासनिक व्यवस्था को हमें पढ़ना है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 जनजातियां आदिम जनजातियां हैं। तो अधिकांश जनजातियों में आप देखेंगे कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग एक जैसी मिलेगी आपको। तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है इसे मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के रूप में, सभी जनजातियों में शासन व्यवस्था जो होती है वो ग्राम पंचायतों में के माध्यम से होती है। ग्राम पंचायत में जैसे कि मुख्य मुद्दे जैसे कि उनके आपसी झगड़े, उत्तराधिकार के संपत्ति विवाद, यौन अपराध, विवाह और तलाक संबंधी मामले, डायन बिछायन, चोरी और मृत्युदंड को छोड़ करके अन्य सभी मामलों को निपटाया जाता है। उनमें सुनवाई, गवाही और उसके जो निर्णय होते हैं प्रायः सार्वजनिक रूप से होती है, पेड़ के नीचे या किसी चबूतरे में होती है, और उनमें जो निर्णय दिए जाते हैं वो प्रायः लोकतांत्रिक ढंग से दिया जाता है। उसमें सर्वसम्मति या सबकी सहमति का ध्यान रखा जाता है। सजा के रूप में शारीरिक दंड, आर्थिक दंड या सबसे कठोर दंड के रूप में सामाजिक बहिष्कार की सजा दी जाती है, जिसमें उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, सामाजिक बहिष्कार को भी तोड़ने का या उससे वापस फिर से समाज में शामिल करने की लगभग हर जनजातियों में प्रथा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जनजातीय शासन व्यवस्था में हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि वो एक किली जैसे कि कुल होता है हम लोग का, या गोत्र होता है, तो उनमें गोत्र, फिर गांव पंचायत, फिर अंतर पंचायत, फिर पहाड़ा पंचायत, माने बड़े स्तर पर जो होता है, तो उसमें उसके क्रम व्यवस्था को जानना है। और उस हर पंचायत में या हर उस क्रम में, माने हायरार्की में, उस व्यवस्था क्रम में जो जो पद होते हैं और उस पद के जो सहायक होते हैं उनका नाम जानना, टर्म जानना। ध्यान रखें कि हर जनजातियों में हायरार्की सिस्टम लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन उसके पद, उसके जो टर्म है, वो पद का नाम अलग अलग जनजातियों में अलग अलग होता है। किसी में मुखिया को हम लोग महतो बोलते हैं, तो कहीं मुंडा बोलते हैं। तो कहने को तो इन सारे चीज़ों को जानना है। और आप देखेंगे कि इनमें जो पंचायतों के विभिन्न पदों का जो चयन होता है, आमतौर पर ये देखा जाता है कि उसमें लोकतांत्रिक तरीके से होता है। उसमें वर्तमान समय में या उसी समय से हम देखते हैं कि अधिकांश पद जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। कुछ जनजातियों में वो वंशानुगत नहीं होता है। यदि वो वंशानुगत होता भी होगा तो उसे हटाने के भी प्रावधान जनजाति पंचायतों में हम देखते हैं। यानी कुल मिलाकर के कुछ पंचायतें ऐसी भी है जो भारत की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली के रूप में देखते हैं, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो जनजाति शासन व्यवस्था में इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना